चलिए, आप लोगों से कल हम जो आप लोगों को पढ़ा रहे थे, हमने ये पढ़ाया था कि टाइम बैरेड रेंट। टाइम जो है, समय अगर वो बैरेड हो गया है तो रेंट सामने वाले ने दबा करके रखा है, अगर उसका भुगतान नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? प्रॉपर एक बार बता दें, फिर मैं कंटिन्यू कर दूं। जी सर, आ रही है। यस सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आ रही है। हम क्या हिंदी वाले समझे कि हम क्या पढ़ रहे थे? हम ये पढ़ रहे थे कि काल तिरोहित ऋण। काल तिरोहित, काल मतलब क्या होता है? समय होता है। तिरोहित क्या हो गया? उसकी क्षतिग्रस्त स्थिति पहुंच गई हो, डूबने की कगार पहुंच गया हो, जिसकी मिलने की कोई उम्मीद ना हो, ऐसा ऋण यानी काल तिरोहित ऋण। ऋण कई प्रकार से हो सकता है। एक बकाया ऋण भी हो सकता है, एक टाइम बैरड ऋण भी हो सकता है, एक डेटर्स भी होता है, इनडेप्ट भी हो सकता है, लाइबिलिटी अगेन हो सकता है, बहुत से प्रकार से हो सकता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कल, काफी समय हो गया था, 11 बज गया रात को। तो आप लोगों ने कहा नहीं सर ठीक है, आप कल करिए। तो दौलत राम बनाम सोमनाथ केस, दौलत राम वर्सेस सोमनाथ का एक केस हुआ था। केस में क्या हुआ था? इस मैटर में जो एक जमीन का मालिक था, जो भूस्वामी था, किराएदार को नोटिस देकर एक निश्चित अवधि के किराए की बकाया रकम की वो मांग करता है। वो क्या करता है? जैसे मैं आपका एक मकान मालिक हूं, आप मेरे यहाँ किराएदार पे थे, तो मैं आपको एक नोटिस भेजता हूं और कहता हूं कि श्रीमान मार्च तक आप जो है, जो आपका पुराना बकाया रकाया बकाया राशि जो चली आ रही है, जो पेमेंट अभी बकाया है जिसका आपने भुगतान नहीं किया है, वो आप मार्च महीने तक जो है हमें दे दीजिएगा। अच्छा, उस जो रेंट हमने आपसे मांग की है, उस रेंट में वह भी रकम जुड़ी हुई है जो टाइम बैरेड हो चुकी है। यानी कि हिंदी वाले समझे कि काल तिरोहित जो हो चुकी है, और इंग्लिश वाले समझे कि टाइम बैरेड जो रेंट हो चुका है, जो बहुत काफी पुराना हो चुका है, उसका भी हमने उस नोटिस में जिक्र कर दिया। हमने ये कहा कि देखो ऐसा है विनीता जी, कि आप ना जो आपका पुराना रकम बकाया है भाड़े का, वो तो आप दे ही दो, लेकिन जो आज के 5 साल पहले जब आप रहती थी, वह रकम भी बकाया है, तो कृपया उसको भी दे दीजिए। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को, मैं क्या कह रहा हूं। ला क्या है? ला शब्दों का ही उलटफेर है। शब्द ही एक किसी को सजा दे देता है, किसी को बचा देता है। तो शब्दों को जरूर आप सुना कीजिए, ठीक है? मैं अपने राग में गाता चला जाऊंगा, लेकिन शब्दों को जरूर सुनिएगा। कि मैंने कहा आपसे कि देखिए ऐसा है कि आप जो अभी रह रही थी वो किराया तो बकाया है, लेकिन 5 साल पहले जब आप रहती थी, जिसको आप भूल चुकी हैं कि किराया बकाना, वह भी किराया हमको दे दीजिएगा, वह भी रेंट हमें दे दीजिएगा। तो आप उधर से हमसे पूछते हो कि सर आप ये बता दो, आपको कैश में चाहिए कि आपको चेक चेक चाहिए या फिर आपको डीडी चाहिए? तो जो आपको बेटर लगता है, देन आप मुझे बताओ, मैं उस तरीके से आपको पेमेंट कर दूंगा। आपने ऐसा कहा। किसने कहा? विनीता जी ने कहा मुझसे। बट उसमें क्या हुआ? बट जब आपने ये बात कही या मैंने आपसे बात कही, तो ना आपने कहीं इस बात का जिक्र किया कि सर कितने रुपए आपके बकाया हैं जो मुझे देने हैं, और ना मैंने आपसे ये कहा कि इतने रुपए हैं जो आपको मुझे देने हैं। यानी हमने क्या किया? अपनी नोटिस में कहीं पे किसी अमाउंट का जिक्र नहीं किया। ध्यान दीजिएगा आप लोग, किसी अमाउंट का हमने जिक्र नहीं किया। हमने बस यही कहा कि जो आप रह रही थी, जो बकाया भाड़ा है, उस भाड़े को दे दीजिए, उस रेंट को दे दीजिए। और जो 5 साल पहले आप रहती थी, तो जो आपने बकाया करके लेके गई हैं इतने दिनों से, वो अभी रकम हमें दे दीजिए। तो जो 5 साल पहले की बात थी, वो एक बीती हुई बात थी, जिसे हम टाइम बैरड रेंट के नाम से जानते हैं। वो टाइम बैरड हो चुका था, वो काल तिरोहित ऋण था, काल तिरोहित बकाया राशि थी। हमने उसका भी जिक्र किया कि जो 5 साल पहले था वो भी दे दीजिएगा। बट जब आपके पास मेरा लेटर पहुंचता है या मेरा संदेश पहुंचता है, देन आप जब मुझे उसका रिप्लाई देते हो, तो आप कहते हो सर ये बताओ, सर आप कैश में लोगे कि चेक में लोगे कि ड्राफ्ट में दे दें आपको? तो बट जैसा आपको बेटर लगे, यू कैन सजेस्ट मी दैट, आई विल गिव यू। बट मैंने आपको ना ये कहा कि कितने रुपए आपको देने हैं, और ना ही आप मुझे ये पूछे कि आपको कितने रुपए देने हैं। हुआ क्या कि जो बात उल्लेखित नहीं की गई, कौन सी बात? इस बात का कोई उल्लेखन नहीं हुआ कि कितनी राशि का पेमेंट किया जाना है। यू कैन से दैट कि कितनी राशि बकाया है, कितनी बकाया राशि का जो वो पेमेंट करना है।
तो किराएदार के बकाया की जो रकम थी उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। हाँ, बट उसमें ये भी था कि जो टाइम बैरिड रेंट था वो भी उसमें जो है वो शामिल था। तो न्यायालय ने निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया न्यायालय ने? न्यायालय ने कहा कि टाइम बैरिड रेंट के भुगतान का जो एक्सप्रेस प्रॉमिस है वो नहीं था। अब आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी। पहले से मैं समझा चुका हूं, बस एक नई चीज इसमें नई नहीं आई है, आप पहले पढ़ चुके हैं। ये अभिव्यक्त वचन क्या है, एक्सप्रेस प्रॉमिस क्या है? आप लोगों ने पढ़ा था ना पीछे कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रस्ताव अथवा प्रतिग्रहण, चाहे वो प्रस्ताव हो या फिर चाहे वो एक्सेप्टेंस हो, लिखित यानी कि रिटन एंड ओरली दोनों प्रकार से हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, या हिंदी वाले समझें कि विवक्षित संविदा कहते हैं। तो न्यायालय कहता है यानी कोर्ट कहता है कि टाइम बैरिड रेंट होने पर जो उसका पेमेंट है वो एक्सप्रेस प्रॉमिस नहीं था, वो एक्सप्रेस प्रॉमिस नहीं था। और इस कारण उत्तर देने के लिए उक्त पत्र का जो डेटर है यानी कि जो रेडी है, नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। न्यायालय ने निर्णय दिया कि टाइम बैरिड अगर भुगतान हो गया है, यदि कोई पुरानी बात बीत चुकी है, काल तिरोहित ऋण हो गया है, तो वो यह दर्शाता है कि ये कोई एक्सप्रेस प्रॉमिस नहीं है। वहां एक्सप्रेस प्रॉमिस जो है वो नहीं हो सकता है, मौखिक रूप से लिखित रूप से नहीं होता हो रहा है। और इस कारण उत्तर देने के लिए उक्त पत्र जो रेडी डेटर द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? डेटर द्वारा लिखा गया था, रेडी द्वारा लिखा गया था। वह रेडी का दायित्वाधीन यानी उसके अंडर लाइबिलिटी ठहराने के लिए वो सफिशिएंट नहीं था। वो ये कहता है कि जब जब जो क्या नाम है, ऑफर ऑफर करने वाला व्यक्ति या प्रपोजल करने वाला व्यक्ति जब वो प्रपोजल कर रहा था, तो उसने कहीं पे इस बात का जिक्र नहीं किया था कि कितना रुपया बकाया है या कितना रुपया भुगतान करना है या कितने समय के अंदर करना है। बस उसने एक बात कही थी कि जो आप मेरे यहाँ रहते थे, पुराना जो बकाया राशि उसको भी भुगतान कर दीजिए, और जो 5 साल 10 साल पहले का जो काल तिरोहित हो चुका है, टाइम बैरिड अमाउंट हो रहा है, उसको भी भुगतान कर दीजिए। यहाँ पे उसने किसी प्रकार के मतलब लिखित या मौखिक किसी पेमेंट का जिक्र नहीं किया। और जब आदमी रेंट पे रहता है तो पेमेंट देता ही है, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। तो न्यायालय कहता है कि ऐसी स्थिति में यह अभिव्यक्त वचन नहीं हुआ, ये एक्सप्रेस प्रॉमिस नहीं हुआ। एक्सप्रेस प्रॉमिस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब हम किसी को अपने यहाँ रेंट पर रखते हैं, अगर सपोज दैट वह पिछले 5 साल 7 साल का पुराना बकाया राशि करके रखा है, मानवता बस एक अच्छी विचारधारा की वजह से हमने उसको ऊपर दबाव नहीं बनाया कि अरे यार चलो ये परेशान हो सकता है, जाने दो, इसके ऊपर दबाव मत बनाओ। बट हम 10 साल बाद देखते हैं कि वो जो है काफी अच्छा हो चुका है, हमारा पैसा वापस दे सकता है, तो हम उसको एक पत्र लिखते हैं और ये कहते हैं कि सर देखो ऐसा है कि अब आप काबिल हो गए हो यार, तो जो मेरा पुराना बकाया है ना वो वापस कर दो। फिर हम उससे ये भी कहते हैं अरे यार देखो ऐसा है ना, अब तो आपके पास पैसा वैसा हो गया है, तो अब हमारा जो पुराना 10 साल पुराना बकाया वो भी आप जो है मेरा पेमेंट कर दो। बट अगर हम उसमें यह बात उसको नहीं बताए कि कितना रुपया बकाया है या कितना रुपया जो है हम आप हमको दोगे, तो वो एक एक्सप्रेस प्रॉमिस नहीं होगा। और इस कारण उत्तर देने के लिए उक्त पत्र जो रेडी डेटर है, जो जिसके द्वारा की लिखा गया था, उसके लाइबिलिटी में वो सफिशिएंट नहीं है ठहराने के लिए। यानी अगर इस तरीके से किसी कॉन्ट्रैक्ट का आप जो निर्माण कर देते हैं, कोई एग्रीमेंट कर देते हैं किसी भी अपने कस्टमर के साथ, या किसी भी दो कस्टमरों के बीच में अगर आप इस तरीके का किसी तरीके का समझौता करा देते हैं, तो वह पत्र आपका न्यायालय के अधीन नहीं जा सकता है, बिकॉज दैट कि वो एक अधूरा है। वहां पे एक एक्सप्रेस एक्सप्रेस जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं हो पा रहा है। एक अभिव्यक्त संविदा
वो नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि आपने उसमें भुगतान का जिक्र नहीं किया है। तो इस पूरे पीपीटी को समझने का बस एक मतलब था कि टाइम वैलिड रेंट या फिर किसी अदर तरीके का रेंट या फिर किसी अदर तरीके का लोन या फिर किसी अदर तरीके की जो लाइबिलिटी है उसको पेमेंट करने के लिए या मांगने के लिए अगर आप किसी के साथ कोई पत्र देते हैं तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि सिर्फ यह कहना कि जो पुराना बकाया राशि है वो मुझे दे दो, यह कहना न्यायालय के अधीन नहीं जाएगा। उसके लिए हमें लिखित या फिर मौखिक, मौखिक तो भाई ये सिर्फ किताबों का ज्ञान है, मौखिक तो फिर देखो होता नहीं है। मैं भी गेट नंबर 6 पे बैठता हूँ, मुझे पता है मौखिक कुछ नहीं होता है। जो बातें होती हैं लिखित ही होती हैं, क्योंकि मौखिक में ये कोई प्रूफ ही नहीं कर पाता है, तो मौखिक नहीं होता है। तो हाँ, लेकिन भाई लेखक लिखा है, चूंकि पहले से नियम बना हुआ है तो इसको मानना पड़ेगा कि लिखित या फिर मौखिक दोनों स्थितियां होती हैं। और उस स्थिति में हमें रकम का जिक्र उसमें जरूर कर देना चाहिए, अदरवाइज आप उसको जो है वो कोर्ट के अधीन जो है नहीं ले जा पाएंगे और ना ही वो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन पाएगा। ठीक है, इतना ही इस पीपीटी में समझाना था। तो दौलत बनाम सोमनाथ का केस में, दौलत राम वर्सेस सोमनाथ के केस में आप ये समझ गए होंगे कि क्या है। दूसरा, बट आर सुरेंद्र चंद एंड कंपनी वर्सेस बदनेरे केमिकल वर्क्स के वाद में क्या हुआ? एक ये भी वाद हुआ। ये देखिए यहां पे एक चीज आपको बताया है, दूसरी पीपीटी सिर्फ उसी से मिलता जुलता थोड़ा भिन्न प्रकार का आपको केस बताया है, ताकि आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से अंडरस्टूड हो जाए कि मतलब क्या क्या स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और क्या क्या चीजें जो है वो हो सकती हैं। मैडम 32 हो गए हैं, तो 35 से ऊपर आप इधर मत ट्रांसफर करना, मुझे दिक्कत हो जाएगी ना। मैंने जवाब सवाल नहीं कर पाता हूँ, तो बहुत भीड़ हो जाती है तो सब बच्चे बोलने लगते हैं, तो उसमें जवाब सवाल नहीं कर पाता हूँ। हाँ, तो इसलिए बहुत ज्यादा मतलब ज्वाइन इधर मत कराइएगा। ठीक है, अब दूसरे वाले केस में देखते हैं। यहाँ पे शब्द लिखा गया है परंतु, बिकॉज दैट क्या हुआ कि आर सुरेंद्र एंड कंपनी बनाम वदनेरे केमिकल वर्क्स के बाद में क्या हुआ, बंबई हाई कोर्ट ने यह मत दिया। बंबई हाई कोर्ट ने कहा, क्या कहा? बंबई हाई कोर्ट कहा कि इस खंड के निमित्त वचन एक्सप्रेस होना आवश्यक नहीं है। वो कहता है कि अगर ऐसी कोई बात आ गई, किसने? बंबई हाई कोर्ट ने कहा। उसने कहा कि देखो ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसी कोई बात आ गई कि यदि कोई इस तरीके की बात कह रहा है तो ऐसे खंड में, ऐसे वचनों में, इसके निमित्त जो वचन है उसमें कोई एक्सप्रेस होना आवश्यक नहीं है, यानी कि अभिव्यक्त होना आवश्यक नहीं है, तो एक्सप्रेस होना आवश्यक नहीं है। एक्सप्रेस क्या है, लिखित या मौखिक? लिखित या मौखिक आवश्यक नहीं है। वो कहता है कि यह इंप्लायड वर्ड भी कराया जा सकता है। तो इंप्लायड वर्ड से आप समझ सकते हैं विवक्षित संविदा। विवक्षित संविदा क्या है, समझ ही रहे होंगे आप लोग, पीछे पढ़ाया जा चुका है। तो विवक्षित तरीके से भी वो जो है कराया जाए तो वो पर्याप्त होगा। बट न्यायालय के अनुसार, कोर्ट के अनुसार, इस निमित्त टाइम वैलिड रेंट जो है उसके भुगतान का स्पष्ट वचन होना चाहिए। बट न्यायालय कहता है कि अगर ऐसी कोई बात आ जाए जहां टाइम वैलिड, किसी टाइम वैलिड रेंट, किसी टाइम वैलिड लोन या किसी टाइम वैलिड लायबिलिटी की बात आ जाती है या डिटर्स की बात आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसका लिखित होना आवश्यक हो जाता है। क्या? स्पष्टीकरण होना उसका आवश्यक हो जाता है। किसका? काल तिरोहित ऋण के भुगतान का स्पष्ट वचन होना चाहिए। बंबई हाईकोर्ट ने क्या कहा? बंबई हाईकोर्ट ने मत दिया कि इस खंड में निमित्त वचन अभिव्यक्त एक्सप्रेस होना आवश्यक नहीं है। वो कहता है कि एक्सप्रेस होना आवश्यक नहीं, यानी लिखित और मौखिक होना आवश्यक नहीं है। विवक्षित वचन यानी इंप्लायड वर्ड भी पर्याप्त होगा। अगर वो विवक्षित हो जाता है तो भी वो पर्याप्त होगा। अब बीच में कोई ये ना पूछ ले कि सर ये विवक्षित क्या होता है, क्योंकि चिल्ला चिल्ला के बताया गया है। विवक्षित वो होता है, इंप्लायड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है। साक्षी आपने ज्वाइन किया है? यस सर। हम्म, तो क्या होता है साक्षी विवक्षित, यानी कि इंप्लायड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है?
ये सबसे विवक्षित संविदा से तात्पर्य है कि यह पक्षकारों के आचरण एवं करार की परिस्थितियों पर आधारित होते हैं और इसमें पक्षकारों के मन और चित्त की मिलन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, यानी कि पार्टियों के बीच में उनके अच्छे आचरण को देखते हुए, उनके व्यवहार को देखते हुए कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट कराया जाए तो उसे हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो हाँ, अगर वो हाईकोर्ट क्या कहता है? हाईकोर्ट कहता है कि अगर ऐसी कोई बात आती है कि एक्सप्रेस होना आवश्यक नहीं है, कब? जब वह विवक्षित वचन भी पर्याप्त हो जाए। यानी वो कहता है अभिव्यक्त होना आवश्यक नहीं है, यानी लिखित या मौखिक होना आवश्यक नहीं है। विवक्षित यानी कि इम्प्लाइड वर्ड भी पर्याप्त होगा। तो इम्प्लाइड वर्ड कैसे पर्याप्त होगा? यदि दोनों पक्ष आपस में एक समझौते की तरह या दोनों को मतलब मना जना करके या दोनों लोगों को अच्छे से समझा बुझा करके अगर इस तरीके इस कार्य को पूरा किया जाए तब भी वह जो है वो कोर्ट उसको जो है वो मानेगा। बट बट फिर क्या कहता है न्यायालय कि बट देखो ऐसा है कि अगर उसमें टाइम बैरिड रेंट की अगर बात आ जाती है तो पेमेंट का स्पष्टीकरण होना चाहिए कि भाई कितना पेमेंट लेना है कितना पेमेंट देना है। परंतु ऐसा वचन एक्सप्रेस हो यह आवश्यक नहीं है। मैंने अभिव्यक्त हो यह आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो लिखित किया गया मौखिक किया ही गया हो, पर नहीं नहीं नहीं, देखिए वो कहता है कि हाँ इसका जिक्र होना आवश्यक है कि कितने रुपए देने हैं कितने रुपए प्राप्त करने हैं, दोनों लोगों के संज्ञान में होना चाहिए। आंख मूंद करके ऐसी बात नहीं हो कि मैंने तुम्हें जो रूम दिया था उसका भाड़ा दे दो। अरे भाई कितने का रूम दिया था, कितना भाड़ा पाना है, उसका पूरा बताइए उसको। और ये विवक्षित भी हो सकता है, वो कहता है कि हाँ इम्प्लाइड वर्ड भी हो सकता है। अगर ऐसा वचन है तो जरूरी नहीं है कि वो एक्सप्रेस हो, बल्कि वह इम्प्लाइड यानी दोनों लोगों को मना बुझा करके उनके ऊपर इम्प्लाई करके जो है वो हो सकता है। और यदि यदि जिस फर्म की बात हो रही है वह फर्म वादी यानी प्लांटिव, वह प्लांटिव के प्रति यानी वादी के प्रति ऋणी हो, यानी डेटर हो या इंडेप्ट हो, किसके प्रति? जो परेशान है, जो प्रताड़ित है, जो कौन है, जो वादी है, जिसको प्लांटिफ जो दावा करता है, जो मुकदमा दायर करता है। दायर कौन करता है यार? जो परेशान होता है। सूट फाइल कौन करेगा? जिसको परेशानी महसूस होगी, जो संतुष्टि नहीं प्राप्त करेगा, वो क्या जाएगा? वो जाएगा हाई कोर्ट के पास, वो जाएगा न्यायालय के पास, वो जाएगा पुलिस के पास। तो वो कौन हो गया? वो वादी हो गया, वो प्लेंटिफ हो गया। तो प्लेंटिफ के प्रति रीडी डेटर्स या इंडेप्ट, और और यदि इंडेप्ट टाइम बैरिड हो जाता है यानी काल तिरोहित ऋण हो जाता है तो वह फर्म की जो बैलेंस शीट होगी, और फर्म के बैलेंस शीट, चलिए ये नहीं हम बताएंगे फर्म के बैलेंस शीट में क्या होगा, लेखक क्या कहता है वो सुनिए कि फर्म के बैलेंस शीट में लिखा है कि फर्म एक निश्चित रकम को देने के लिए लाइबल है। अगर बैलेंस शीट में यह लिखा गया, हमने ऐसा कोई मामला आया ऐसा कोई मामला आया कि जिसमें आज के पैसे को छोड़िए, आज के 10 साल वाले पैसे का भी कोई जिक्र हो गया है, टाइम बैरिड हो जाता है। सपोज दैट अगर ऐसा कोई ऋण है जो टाइम बैरिड हो जाता है, कालतिरोहित हो जाता है, और फर्म की जो बैलेंस शीट है, तो फर्म के बैलेंस शीट में लिखा है कि फर्म एक निश्चित रकम यानी एक जो ऋण की रकम है, जो लोन का अमाउंट है, वो प्लांटिफ को देने के लिए लाइबल है, और बैलेंस शीट पर फर्म के भागीदारों का हस्ताक्षर भी है। तो न्यायालय कहता है कि सेक्शन 25 का सब सेक्शन 3 इस पर जो है अप्लाइड हो जाएगा। फिर से एक बार इसको समझते हैं। यदि मैं कोई बिजनेस करता हूं और मेरे आपके बीच में किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या किसी प्रकार का कोई हमारे आपके बीच में लेन देन की बकाया है जो बहुत पुराना हो चुका है, और अगर हमारा जो बिजनेस उस बिजनेस की बैलेंस शीट में यह लिखा गया है कि जो ऋण की रकम है, जो लोन का अमाउंट है, वह वादी को देने के लिए लाइबल है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कहता है कि सेक्शन 25
का जो सब सेक्शन थर्ड है, इस रूल को वो फॉलो करेगा कि टाइम बैरेड डेटर्स को पेमेंट का जो वचन है वो माना जाएगा और यह वचन फर्म का बंधनकारी होगा। इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, बिकॉज दैट मैं इनकम टैक्स सेल टैक्स की प्रैक्टिस करता हूँ, मैं इनकम टैक्स सेल टैक्स एडवोकेट। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए होता क्या है, जब किसी प्रकार की कोई हिस्सेदारी, कोई बकायादारी किसी के प्रति लागू होती है और अगर उसका जिक्र हम लोग बैलेंस शीट में कर देते हैं और उसकी लाइबिलिटी खड़ी कर देते हैं, लाइबिलिटी यानी मतलब कर्ज खड़ा कर देते हैं या देनदारी बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में वहां पे सेक्शन 25 के सेक्शन थर्ड का जो रूल फॉलो हो जाता है, अगर वो टाइम बैरेड का पेमेंट है तो। और उस पर क्या होता है, ऐसी स्थिति में हिंदी वाले समझेंगे कि फर्म पर बंधनकारी होगा और इंग्लिश वाले समझेंगे कि वह इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। सबसे ज्यादा समय इसी केस को ही पढ़ने में लगता है, आगे कुछ और पढ़ाना है लेकिन केस पढ़ाने में इतना समय लग रहा है। अप्पा राव बनाम सूर्य प्रकाश राव में क्या हुआ, अप्पा राव वर्सेस सूर्य प्रकाश राव के केस में क्या हुआ, वाद में रीडी ने ऋणदाता को यानी डेबिटर्स ने लेंडर को एक पत्र लिखा कि मैं मार्च महीने के अंत तक आपका जो पूरा बकाया राशि है उसका मैं पेमेंट आपको भेज दूंगा। मैंने आपसे एक कर्ज लिया था, किससे, मुझे नाम दिखाई दे रहा है इसमें, साक्षी पांडे, साक्षी पांडे दिखाई दे रही है, साक्षी पांडे से मैंने कुछ कर्ज लिया हुआ था। फिर कुछ दिन बीतते हैं, फिर मैं उनसे कहता हूँ, जनवरी महीने में कहता हूँ कि ऐसा है साक्षी, मैं ना मार्च महीने तक तुम्हें जो है पूरा पेमेंट वापस कर दूंगा। तो न्यायालय ने इसे भुगतान की अभिव्यक्त प्रतिज्ञा माना और सेक्शन 25 के अंतर्गत इसे क्या ठहराया, प्रवर्तनीय ठहराया, यानी कि इनफोर्सेबल ठहरा दिया, लीगल ठहरा दिया। क्यों, क्योंकि मैंने एक पत्र में यह लिखा और समय भी बताया कि मार्च महीने तक मैं पिछले ऋण का पेमेंट आपको भेजूंगा, समस्त पिछले ऋण का भेजूंगा। तो यहां पे वो कहता है कि अभिव्यक्त प्रतिज्ञा माना जाएगा। तो आप लोगों ने 3 केस देखा, तीनों में भिन्न भिन्न प्रकार की बातें थी। अब मैं थोड़ा सा इसको अपने तरीके से आपको समझा देता हूं। देखिए दौलत राम में क्या हुआ, दौलत राम में क्या हुआ कि ऋण पुराना हो चुका था, उसने पैसे का कोई बात नहीं किया कि कितना रुपया देना है, कितना रुपया लेना है, तो न्यायालय इसको खारिज कर दिया। उसने कहा देखो भाई, ऐसी स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट का जो है निर्माण हुआ ही नहीं है, एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आपका बकाया राशि था तो आपको मांगना चाहिए था कि कितना रुपया मेरा बकाया है और लिखित मांगना चाहिए था कि कितना रुपया बकाया है। ठीक, दूसरे वाले में क्या हुआ, दूसरे वाले में उसने कहा कि जो उसी सुरेंद्र बनाम वर्सेस बदनेरी केमिकल वर्क्स के बाद में सेम उसी मैटर को लेकर के कहा, किसको मैटर को, ठीक इसी तरीके से दौलत राम बनाम जो सोमनाथ का केस है, ठीक इसी तरीके से केस को लेकर के कहा कि भाई ऐसी स्थितियों में अभिव्यक्त एक्सप्रेस को नहीं माना जा सकता, अभिव्यक्त एक्सप्रेस नहीं हुआ है, यानी एक्सप्रेस जो है वो नहीं हुआ है, अभिव्यक्त जो है वो नहीं हुआ है और इम्प्लायड होना भी कोई पर्याप्त नहीं होगा। तो न्यायालय ने कहा कि अगर काल तिरोहित कोई ऋण है, टाइम बैरेड रेंट है, तो भुगतान का स्पष्टीकरण होना आवश्यक है, परंतु ऐसा वचन एक्सप्रेस हो ये आवश्यक नहीं है, इंप्लायड हो यह भी आवश्यक नहीं है और हो भी सकता है। और यदि इसका जिक्र बैलेंस शीट में, यानी बिजनेस या कंपनी या फर्म या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इस तरीके की बैलेंस शीट में अगर उसका जिक्र कर दिया गया है और प्लांटिफ को देने के लिए वह दायी ठहराया गया है, यानी कि मेरी बैलेंस शीट है और मुझे यह कहा गया है कि आपको डेटर को, यानी कि जो सामने वाला पार्टी है, क्रेडिटर है, उसको मुझे इतना रुपए का भुगतान करना है, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 25 का सब सेक्शन थर्ड जो है वो टाइम बैरेड डेटर्स का पेमेंट का भुगतान करने के लिए वो जिम्मेदार हो जाएगा। देखिए कभी कभी होता है ऐसा, होता क्या है कि बैलेंस शीट चलती चली जाती है, कभी किसी कंपनी ने बकाया किया है या मैंने किसी का ज्यादा पैसा लिया है और मैं उसको अपनी बैलेंस शीट में खड़ा करते चला आता हूँ, क्योंकि वो पैसा जैसे ही हमारे फर्म से घटेगा तो मेरे बिजनेस उतनी पूंजी जो है माइनस होगी, तो अपनी बैलेंस शीट को मजबूत रखने के लिए मैं वो लेकर के चला आता हूँ और मैं आ जाता हूँ
आपका असेसमेंट ईयर 22-23 या फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आ जाता हूँ। देन मैं ये बात कहता हूँ, तो मेरी बैलेंस शीट खुलती है, उसमें लिखा गया है कि राहुल सर को साक्षी पांडे को अभी 5,000 रुपए देने हैं। तो अगर बैलेंस शीट में इसका जिक्र कर दिया गया है तो सेक्शन 25 का सब सेक्शन 3 इस पर जो है वो लाइबल हो जाता है। पराव के केस में आपने क्या दिखा? अब पराव के केस में आपने दिखा कि यदि डेब्टर जो है लेंडर को कोई पत्र देता है और ये कहता है कि मार्च महीने के अंत तक मैं आपका जो पीछे का बकाया राशि है मैं पूरा आपको पेमेंट कर दूंगा, तो न्यायालय ने कहा कि भाई देखो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक्सप्रेस प्रॉमिस हो जाएगा और इससे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हो सकता है, एग्रीमेंट का निर्माण हो सकता है, क्योंकि ये सब सेक्शन 25 के सब सेक्शन 3 को जो है वो प्रवर्तनीय ठहराता है न्यायालय के अधीन। और आप लोगों ने पहले से सुना है कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई एग्रीमेंट अगर वो प्रवर्तनीय होता है तो वह कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 10 के जो उपबंध है उनका जिक्र इसमें आ जाता है। सेक्शन 10 के जो सब सेक्शन है उनमें इन बातों का जिक्र आया है और उसमें एक बात यह भी आती है कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रवर्तनीय होता है तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण कर लेता है। अब एक महत्वपूर्ण एक प्रश्न उठता है, ये थोड़ा-सा लाइन लिखना इसमें ज़रूरी था। इसको आप लोगों को समझना है, इससे क्या है पीछे की चीज़ों को समझने का और आसानी मिलेगा। क्या धारा 25 यानी सेक्शन 25 का जो सब सेक्शन 3 है, लागू होने के लिए आवश्यक है कि टाइम बैरेड रेंट या टाइम बैरेड लोन के भुगतान करने का जो वचन है, उसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो जो ऋण के लिए भुगतान के लिए दायित्वाधीन है, यानी जिसके ऊपर लायबिलिटी बनती है कि यही आदमी जो पेमेंट करेगा। क्या यह आवश्यक है? बस आप लोगों को ये बताना है। क्या यह जरूरी है कि सेक्शन 25 थर्ड ये कहता है, सब सेक्शन 3 ये कहता है कि ये उसी के ऊपर जो है वो एलिजिबल होगा जो टाइम बैरेड का जो लोन है उसके भुगतान करने का जो वचन देता है, यानी कि जो प्रतिज्ञा करता है या जो स्वीकार करता है, वह उसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो जिसने उसका भुगतान लिया हो। आप लोगों में से कोई अगर बोलना चाह रहा हो तो बता दे। यस सर। हम्म अब नहीं बोलेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, हमें क्या करना है। नहीं बोलने का मतलब ये है कि आप लोगों को समझ ही नहीं आया। हम बताएं। हाँ बताओ साक्षी। ये सब उसी व्यक्ति द्वारा जिसको भुगतान करना है उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए। और दोबारा समझाइए। और सर ये ऑब्वियस है कि हम्म अरे ऑब्वियस है कि जिसने भुगतान किया है उसी को उसका भुगतान करने का वचन करना पड़ेगा ना, अदरवाइज किसी सी और बात है। को। एक बात बताइए, ये तो सोचने और खुद से समझने वाली बात है कि अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो उसका भुगतान बगल वाला थोड़ी करेगा, आप ही करेंगे ना। यस सर। तब तो ये तो स्वयं से मतलब समझने वाली बात है, इसमें कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है कि उसमें कुछ समझा जाए। ठीक है, नॉर्मल सी चीज। इसी में इसी में एक केस हुआ था और केस में ये हुआ था कि पेस्तान जी बनाम मुहीर बाई के वाद में जो मुंबई हाई कोर्ट है उसने एक जो है वो जजमेंट दिया था। उसने यह क्या नाम है अ, पेस्तान जी बनाम मुहीर बाई के वाद में मुंबई हाई कोर्ट ने यह कहा था, अपना विचार व्यक्त किया था, मतलब जजमेंट नहीं दिया था, सॉरी मैंने जजमेंट बोल दिया था। उसने बस अपना एक विचार व्यक्त किया था। जजमेंट क्या आया था में भी हो सकता है आगे कहीं मिलेगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसने एक अपना विचार व्यक्त दिया था कि जब वचन किसी व्यक्ति द्वारा
किया गया हो, जो ऋण के लिए जो है वो बाध्य हो, यानी कि जो जिसके ऊपर कर्ज लग रहा हो, जो उसके लिए लायबल हो, उसी के द्वारा वो माना जाएगा। उसने कहा कि यदि आपने कर्ज लिया है भाई साहब, तो आप ही जो है उसको मानेंगे, आपको ही बेहतर किया जाएगा, आपको ही वचन उसी व्यक्ति द्वारा जो है लिया जाएगा। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने कुछ अलग तरीके का जिक्र कर दिया था। उसने बिल्कुल मुंबई हाईकोर्ट के जिसके विपरीत उसने बात कही थी। क्या कही थी? उसने कहा कि सेक्शन 25 का सब सेक्शन 3 के लागू होने के लिए आवश्यक नहीं है कि टाइम बैरिड भुगतान करने का वचन उसी व्यक्ति द्वारा किया जाए जो ऋण के लिए अदायगी हो। उसने ये कहा कि सपोज दैट अगर मैंने जो है कर्ज लिया है, तो मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि मैं ही पैसा उसका भुगतान करूं, मैं ही उसको स्वीकार करूं, मैं ही उसका एग्रीमेंट करूं। बट मद्रास हाईकोर्ट ने इसको थोड़ा सा इसके विपरीत फैसला सुनाया। उसने कहा कि सेक्शन 25 के अनुसार ये लागू नहीं है कि काल तिरोहित ऋण यानी टाइम बैरिड पेमेंट का भुगतान करने का वचन वही पर्सन हो जिसने ऋण अदायगी के लिए बाध्य रहा हो। तो अगर ऋण मैंने लिया तो बाध्य कौन हुआ? मैं ही हुआ। तो दो बातें यहां आ जाती हैं। एक वो आ जाती है, अब मैं इसको नहीं बता सकता क्यों इसने ऐसा कहा, क्यों ऐसा किया। कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि ला की किताब में लिख दिया गया है कि इसकी सजा ये होगी तो बस सजा दे दिया उठा करके। नहीं, आप लोगों ने सुना था, एक बार बीच में आया था कि एक केस हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें एक लड़की जो इंग्लैंड ला की पढ़ाई करने के लिए जाती है और वहीं पे वो शादी कर लेती है। उसकी माँ जाकर के कोर्ट में कहती है कि इसको घर से निकाल दिया जाए। फिर वो कहता है कि अगर इस तरीके से हम आज आपको फैसला देंगे तो कल के लाखों मम्मी पापा आकर के हमारे पास खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि हमारी बेटी को भी जो है घर से निकालिए, क्योंकि उसने भी अपने मन से शादी की थी। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लिखित तो हुआ था कि उसकी माँ उसको पैसा हर महीने भेजेगी खर्च के लिए, और उसकी माँ पैसे भेजना बंद कर देती है क्योंकि उसकी बेटी किसी और से शादी कर लेती है। फिर भी न्यायालय कहता है कि नहीं, ये देखिए माता जी, आपकी बेटी ने गलती किया है, हम इसकी इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी बेटी ने गलती किया है। बट ये थोड़ा ना मामला अगर हम इस तरीके का कोई फैसला सुना देंगे तो यह बिल्कुल विधि के नियमों के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हम मान रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। देखिए, अगर इस तरीके से हम करेंगे तो फिर हमको लाखों बेटियों को जो होंगे घर से निकालना पड़ेगा। तो इसलिए जो समाज की एक वर्ण व्यवस्था है, परिवार की जो एक व्यवस्था है, हम उसके अपोजिट में जाकर के कोई फैसला नहीं दे सकते। मानते हैं आपकी बेटी ने गलत किया है, लेकिन हम उसको घर से नहीं निकाल सकते हैं। इस तरीके का हम फैसला नहीं दे सकते हैं। इसलिए आपकी बेटी है, जाइए उसको समझाइए बुझाइए कि ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर वो बालिग है और उसने ऐसी गलती कर दी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? संविदा का निर्माण होगा, माना जाएगा, लेकिन न्यायालय के समक्ष वो नहीं माना जाएगा। वो कहा जाएगा नहीं भाई, ये इस तरीके का नहीं। क्यों? क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था को खराब कर रहा है, वो सामाजिक वर्ण व्यवस्था को खराब कर रहा है, वो जो हमारी सोसाइटी है उसको गंदा करेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस तरीके का कार्य कर बैठते हैं। भविष्य में जाके आप ही लोगों में से कुछ लोग ऐसा करेंगे या कर चुके होंगे कि अपने पिता और माँ के जाके विपरीत में जाके शादी ब्याह कर लेंगे। तो न्यायालय क्या कहेगा कि माँ अगर जाके कहती कोर्ट में कि इनको घर से निकाल दिए तो आपको घर से निकाल देगी। अगर इस तरीके से निकालने लगी तो भारत का तो आधी जनता ऐसे ही खाली हो जाएगी। तो हाँ, लेकिन इस टाइप का मैटर अगर टाइम बैरिड पेमेंट का आता है तो बंबई उच्च न्यायालय ये कहता है कि जो है, जो व्यक्ति कर्ज लिया है उसी के द्वारा उसके भुगतान और भुगतान का वर्णन का जिक्र होना चाहिए। बट मद्रास हाईकोर्ट इसमें भिन्न कहता है। वो कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई दूसरा भी उस बात को मतलब कर सकता है। वो कहता है ऐसा जरूरी नहीं है। और अच्छा, ठीक है। ये 14/8/2023 नया क्लास स्टार्ट हुआ था तो उसकी पीपीटी आ गई थी। ठीक है। अन्य अपवाद भी हैं। अन्य अपवाद से क्या तात्पर्य है सर एक कि क्वेश्चन। बिना प्रतिफल का करार शून्य नहीं होता है। सॉरी, वाइड मतलब शून्य वाइड एक ही चीज होता है कि बिना कंसिडरेशन के जो एग्रीमेंट होता है जो वाइड नहीं होता है। क्या हम लोग जब हम लोग धारा उपबंध पढ़ रहे थे 10 के, तब भी हम लोगों ने ये देखा था। जब हम लोग करार पढ़ रहे माने एग्रीमेंट पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था। जब हमने वाइड वाइडेबल ये सारी चीजें पढ़ी थी तब भी हमने देखा था। वहां हर जगह ये बात आ गई थी कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो एग्रीमेंट जो है वो वाइड हो जाएगा। यहाँ पे कहता है कि बिना प्रतिफल का करार शून्य नहीं होता है। वहां हम लोगों ने ये कहा था कि अगर प्रतिफल नहीं है तो वो एग्रीमेंट होगा ही नहीं।
अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो एग्रीमेंट होगा ही नहीं। लेकिन फिर हमने सेक्शन 25 को पढ़ा था, बस आप लोगों को याद दिलाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि सेक्शन 25 का सब सेक्शन फर्स्ट कहता है कि सपोज दैट ऐसी कोई स्थिति बन जाती है कि मामला परिवार के बीच का हो, नैसर्गिक प्रेम रखने वालों के बीच का हो, स्नेह का हो, यानी कि नजदीकी रिश्तों का हो, रिश्तेदारों का हो, तो ऐसी स्थिति में वह लिखित होना चाहिए, रजिस्ट्रीकृत और पंजीकृत गवाहों के समक्ष होना चाहिए, तभी वह एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बट फिर हमने देखा था कि वहां तो प्रतिफल है ही नहीं। भाई देखिए, बात ये आई कि दो पति पत्नी का जोड़ा एक घर में रहते हैं। अगर पत्नी जो है सुबह ये कहे अपने पति से कि ऐ मिस्टर जा रहे हैं, जरा उधर से आते वक्त हमारे लिए बढ़िया एक नेकले की नेल पॉलिश लेते आइएगा, तो और उधर से जो पति महोदय है वो नहीं लेकर के आए, और फिर जो न्यायालय पहले कह चुका है उस तथ्य को अगर देखें तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हो गया कि उसने कहा और उसने माना नहीं। तो ऐसे देखा जाएगा तो दूसरे दिन सारे पति तो थानों में नजर आएंगे, पूरा घर खाली हो जाएगा, पुरुषों के से आधा संख्या खाली हो जाएगी धरती की। तो न्यायालय का नहीं, अगर ऐसी कोई बात आती है कि पति पत्नी के बीच में आती है बात, नैसर्गिक प्रेम और स्नेह को दर्शाती है, नजदीक संबंध रखने वालों के बीच आती है, रिश्तेदारों के बीच आती है, तो ऐसी स्थिति में लिखित और पंजीकृत और रजिस्ट्रीकृत गवाहों के बीच होना आवश्यक है, तभी वह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और जरूरी नहीं है कि उसमें कंसिडरेशन हो, क्योंकि जो प्रेम है, जो स्नेह है, वही तो प्रतिफल है, वही तो कंसिडरेशन है। कौन कहा? सेक्शन 25 का सब सेक्शन 1। बिना प्रतिफल का करार भी इन्फोर्सेबल हो सकता है। सपोज दैट अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, अगर कंसिडरेशन नहीं है और वह एक प्रकार का एग्रीमेंट है, तो वह एग्रीमेंट यह माना जा सकता है कि वो एक इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वह विधि द्वारा प्रवर्तनीय भी हो सकता है। तो सपोज दैट अगर पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का कोई करार हुआ और उस करार यानी एग्रीमेंट हुआ, पति पत्नी के बीच कोई एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट में दोनों ने नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के साथ हाँ, अगर दोनों आपस में झगड़ा हो रहा है दोनों में और फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो वो वैलिड नहीं होगा, वो वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो नैसर्गिक प्रेम के बीच में नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अगर नैसर्गिक प्रेम के बीच में दोनों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो जो नैसर्गिक प्रेम शब्द है वही हो जाएगा उसका प्रतिफल, यानी कि कंसिडरेशन। कोई नई चीज उसमें आकर के कंसिडरेशन नहीं बनेगी। सपोज दैट मैंने आपसे ये कहा कि मैं अपनी 5 लाख में आप कार आपको बेचना चाहता हूं, आपने उसको स्वीकार कर लिया, ठीक है सर मैं आपकी कार 5 लाख में खरीदूंगा। तो मैं हो गया प्रपोजल, आप हो गया एक्सेप्टेंस, मैं हो गया ऑफर, ऑफ हो गया ऑफरी। तो ऐसी कंडीशन में कंसिडरेशन क्या हुआ? कंसिडरेशन वही 5 लाख रुपया हुआ कि वो 5 लाख रुपया जब हम आपसे लेंगे तभी हम आपको कार देंगे। बट अगर पति पत्नी के बीच में आए तो बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी जहां कंसिडरेशन आएगा ही नहीं, प्रतिफल आएगा ही नहीं। तो वहां कैसे माना जाएगा कि जबकि ये पहले से बात हो गई कि अगर प्रतिफल नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगा, कंसिडरेशन नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगा, तो भाई पति पत्नी के बीच में संविदा हो ही नहीं पाएगी कभी। तो न्यायालय ने एक नियम लगा करके दे दिया, सेक्शन 25 का सब सेक्शन 1, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जब आप कोर्ट में बैठेंगे तो अक्सर ऐसे पारिवारिक झगड़ों को लेकर के मामला आएगा, तो जब झगड़ों को लेकर के मामला आएगा तो आप क्या देखेंगे? तुरंत अपनी किताब पलटेंगे, देखेंगे सेक्शन 25 का 1 क्या कहता है। और अगर अभी आप हमारा रामायण सुने रहेंगे तो आपको खुद ही पता रहेगा। ठीक है अंकिता जी, समझ में आ रहा है ना? तो बिना प्रतिफल के करार वैलिड नहीं होता, ये हमने सुना था। बट बिना प्रतिफल का करार जो है वो इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। कैसे? 25 का सब सेक्शन सेक्शन 25 का सब सेक्शन 1 के अनुसार कहता है कि सेक्शन 25 का जो प्रथम स्पष्टीकरण यानी सब सेक्शन 25 का जो सब सेक्शन फर्स्ट है
उसके अनुसार बिना कंसिडरेशन के जो करार है वो शून्य होता है। यह नियम वास्तविक रूप से किए गए दाने को मान्यता करता है। जहां तक कि डोनर का संबंध है या डोनी का संबंध है, उसके संबंध में यह प्रभावित नहीं करेगा। इस प्रकार यह सामान्य नियम के लिए प्रतिफल के बिना करार शून्य है, परिपूरी दोनों के संबंध में लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कंप्लीटेड गिफ्ट, भाई सेक्शन 25 ये कहता है, स्पष्टीकरण जब वो अपना देता है तो वो कहता है कि बिना प्रतिफल के करार जो है वो शून्य है, बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट जो है वो वैलिड नहीं है, वाइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हम अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि जहां दाता डोनर देने वाला डॉनी का संबंध रखता है, दाता से संबंध रखता है, तो वह प्रभावित नहीं करेगा। और इस प्रकार यह सामान्य नियम प्रतिफल के बिना करार शून्य होता है। प्रतिफल के बिना भी करार शून्य होता है, बिल्कुल। परिपूरित दोनों के संबंध में लागू नहीं होता है, लेकिन दोनों के संबंध में लागू नहीं होता है। आइए थोड़ा सा इसको केस के माध्यम से भी समझ लेते हैं क्या है। धारा 63 मतलब सेक्शन 63 क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसके निर्माण के लिए, उसको वैलिड बनाने के लिए निर्धारित समय को बढ़ाने हेतु किए गए करार की दशा में प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कोई ऐसी बात आ जाती है और परिणाम स्वरूप क्या होता है, संविदा पालन के समय को बढ़ाने के लिए किया गया करार बिना प्रतिफल के प्रवर्तनीय होता है। यदि कोई ऐसी बात आ जाए, यदि कोई इस प्रकार की संविदा होने लगे, चलिए ठीक है, अभी हम उदाहरण से आगे समझेंगे, अभी इसको सिर्फ एक बार रफली पढ़ लेते फिर उसको अच्छे समझेंगे। संविदा के पालन के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को लीगल बनाने के लिए कोई अगर एक निश्चित समय को बढ़ाने हेतु कोई एग्रीमेंट किया गया है, तो उस दशा में कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। और परिणाम स्वरूप कॉन्ट्रैक्ट पालन के समय को बढ़ाने के लिए, संविदा के समय को बढ़ाने के लिए किया गया करार बिना कंसिडरेशन के भी वो प्रवर्तनीय होता है। अगर कंसिडरेशन नहीं हो रहा है तो वहां जो वो वाइड नहीं हो रहा है, तो वो वैलिड हो जाएगा। और देखते हैं सेक्शन 63 से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रॉमिसी यानी कि जो एक्सेप्टेंस करता है, जो स्वीकार करता है पूरे भाग के लिए, पूर्णतः पूरे भाग के लिए प्रतिज्ञा के पालन के अभियोजन का परिहार के लिए सहमत हो सकता है, और इसके लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए देखते हैं कि का खाकू 5,000 रुपए का देनदार है। ए क्या है, बी को 5,000 रुपया देने का देनदार है। ए के पास कर्ज है कि मुझे बी को 5,000 रुपया देना है। का को यह पता है कि मुझे खा को 5,000 रुपया देना है, उसके ऊपर लाइबिलिटी है। तो का उस समय और स्थान पर जिस पर कि 5,000 रुपया दे थे, खा को वो 2,000 रुपया देता है। 5,000 रुपया बकाया था मेरा, मैंने आपको 2,000 रुपया दिया, और आप संपूर्ण जो आपका पूरा क्या है, लोन है या डेप्ट अमाउंट है, की तुष्टि में उसे स्वीकार करता है। यानी का खा को 5,000 रुपए का देनदार है, का के ऊपर कर्ज है कि मारे यार मुझे खा को तो 5,000 रुपए देने हैं, और का उसी समय उस स्थान पर जिस पर 5,000 रुपया दे, वहां खा को सिर्फ 2,000 रुपया दे देता है, और खा संपूर्ण ऋण की दृष्टि में उसे स्वीकार करता है, कहता अच्छा ठीक है यार, चलिए 5,000 नहीं 2,000 हमारा लाइए। तो इसे पूरे ऋण का क्या कहा जाएगा, उन्मोचन हो जाएगा, जिसके लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होगी। सेक्शन 63 ये कहता है कि प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होगी। यदि 5,000 रुपए का मेरा कर्ज है
और मेरा डूबता हुआ रकम है, काल तिरोहित हो चुका है, टाइम बैरिड हो चुका है, और फिर वो आदमी कहता है कि ठीक है मैं 2000 रुपए दूंगा, तो अरे भैया डूबते की लुटिया ही सही, क्या होगी, हमको पूरी गंगा ना चाहिए, हमें तो जल चढ़ाने के लिए बस एक लोटा पानी दे दो, तो हम कहेंगे अरे यार ठीक है यार 2000 रुपए जो मेरा डूब रहा है वही ला के तुम दे दो। तो इसके लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा कहता है सेक्शन 63। तो संविदा पालन के लिए निर्धारित समय को बढ़ाने हेतु, जो समय दिया गया है उसको बढ़ाने हेतु किया गया करार की दशा में प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कोई ऐसी संविदा हो रही है और हम उसको उसका पालन करने के लिए, उसको मानने के लिए हम कोई एक निश्चित तिथि है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कहते हैं, एक करार करते हैं, तो उसमें प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होगी। और यह भी बात है कि जो अब हम समय बढ़ाएंगे, ऐसी स्थिति में जो करार है वो बिना प्रतिफल के भी प्रवर्तनीय हो जाएगा। तो धारा 63 में क्या कहा, दो बातें कही उसने, दो बातें थोड़ा उलट उलट करके, इसलिए समझने में दिक्कत हो रही होगी। उसने कहा कि संविदा पालन के लिए निर्धारित समय को बढ़ाने हेतु करार की दशा में प्रतिफल आवश्यक नहीं है। वो कहता है कि अगर कोई संविदा हो रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और उसकी कोई निश्चित तिथि नहीं है, तो उसको समय बढ़ा करके उसको किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में वो कहता है कि प्रतिफल की आवश्यकता, कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं है। फिर वो कहता है कि संविदा पालन के समय को बढ़ाने के लिए यदि कोई करार किया गया है तो प्रवर्तनीय हो जाएगा। अगर वह बिना कंसिडरेशन के है तब भी वह लीगल इन्फोर्सेबल हो जाएगा। तो यह स्पष्ट हो गया कि जो प्रॉमिसरी है वो पूरे भाग का यदि वह पालन, अभियोजन या परिहार के लिए सहमत हो सकता है, यानी जो पूरा भाग है या भागतः भाग है उसके लिए वह सहमत हो सकता है, और इसके लिए कोई प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होगी। डूबते हुए रकम के लिए, ऐसे हिंदी में समझिए, डूबते हुए रकम के लिए उसका कुछ भाग ही अगर वह प्राप्त करके उसको क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो ऐसी स्थितियों में प्रतिफल की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह भी एक इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। यह भी जो है वो इसका जो है इस 5000 को 2000 रुपए में, जो नीचे बताया कि 5000 रुपए का रकम 2000 रुपए में लेकर के रफा दफा हो सकता है। ऐसी स्थितियां बनती हैं। डेप्ट, बार बार देखिए डेप्ट का नाम जा आ रहा है। डेप्ट का मतलब ये समझिए कि अकाउंट की भाषा में डेप्ट जो होता है वो डेप्ट होता है। डेप्ट मतलब डूबा हुआ ऋण होता है, बकाया होता है। सपोज दैट हमने बाजार में किसी व्यक्ति को कोई माल बेचा और उस माल को हम ये जानते हैं कि हम इसको कानून के तरीके से लड़के भी नहीं ले पाएंगे और इसे ऐसे भी नहीं ले पाएंगे, तो आपको अपनी बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है कि भैया ये हमारा डूबा हुआ रकम है, तो उसको बैड डेप्ट कहते हैं। तो बैड डेप्ट जो है वो स्थिति क्या होती है कि अरे 10,000 रुपए का मोबाइल बेचे थे, ससुरा पैसा नहीं दिया, अरे भैया ठीक है 5,000 रहा है तो चल 5,000 दे दे यार। तो 5,000 रुपए हम बैड डेप्ट में डाल देते हैं, और जो 5,000 रुपए मिला वो हमारी एक इनकम हो जाती है। ये सब चीजों का उल्लेख उसी समय आता है जब ऐसी कोई स्थितियां बनती हैं, तो ये सब चीजों का उल्लेख उसी समय जो है वो आता है। फिर क्या कहता है कि प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर दिया गया हो। ये प्रतिफल है, जो कंसिडरेशन है, वो वचनदाता की इच्छा पर दिया गया हो। कौन? मैंने कहा आपसे कि मैं अपनी गाड़ी 5 लाख रुपए में आपको बेचूंगा। आप कौन है? वचन ग्रहीता है, मैं कौन हूँ? वचनदाता हूँ, मैं कौन हूँ? प्रस्तावक हूँ, मैं कौन हूँ? ऑफर हूँ, मैं कौन हूँ? मैं प्रपोजल करता हूँ, यानी मैं प्रपोजल हूँ। आप कौन है? स्वीकृति हैं। आप कौन है? प्रतिग्रहीती हैं। आप कौन है? प्रतिग्रहोता है। आप कौन है? वचन ग्रहीता है। आप कौन है? अभिज्ञा ग्रहीता है। आप कौन है? एक्सेप्टेंस है। आप कौन है? ऑफरी है। यदि मैंने आपसे कहा कि मैं अपनी कार आपको 5 लाख रुपए में बेचूंगा, तो मैंने अपनी इच्छा जताई है कि मैं अपनी कार 5 लाख रुपए में बेचूंगा। तो नीचे ऊपर की लाइन को पढ़िए, वचनदाता की इच्छा पर दिया गया हो। तो मेरी इच्छा पर, मेरी जो इच्छा है वो 5 लाख रुपए की है, उस इच्छा पर आपने स्वीकार किया हो, तो प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर किया गया हो, तो क्या होगा? प्रतिफल कार्य को करने से प्रवृत्त अथवा कार्य को करने का कार्य करने से प्रवृत्त रहने के लिए वचन के रूप में हो सकता है। एक प्रकार का कार्य है। क्या कार्य है? मैं कहता हूं कि आपको मैं अपनी 5 लाख रुपए में कार बेचूंगा, तो मैंने आपको एक क्या दिया? वचन दिया। अभी वचन का निर्माण हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि बस मैंने आपसे कहा है, एक प्रस्ताव दिया है, जब प्रस्ताव को आप स्वीकार कर लेंगे तो वो वचन का निर्माण हो जाएगा। तो वचन किस जो कंसिडरेशन होगा, जो प्रतिफल होगा, वो किस पर होगा? मेरे कथा अनुसार होगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि 5 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा अपनी कार के लिए, और आप उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो आप वचनदाता की इच्छा को जो है वो स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि हमारी इच्छा को, प्रपोजल को, हमारे ऑफर को आप जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रतिफल का कार्य या प्रतिफल कार्य, तो प्रतिफल क्या है? कार्य है, या कार्य को करने से प्रवृत्त रहना है, अथवा कार्य को करने या करने से प्रवृत्त रहने के वचन के लिए हो सकता है। ये भी हो सकता है कि मैं आपसे ये कहूं कि ये कार्य जो है, ये काम ऐसे ऐसे करना है, या इस दिन करना है, या इस काम को करने के लिए आप तैयार रहिए, या फिर मैं ये भी काम कह सकता हूं कि आप इस काम को करिए। तो मैं कौन हो गया? मैं ऑफर वाला हो गया, मैं प्रपोजल करता हो गया। मैंने कहा ये काम आप जो है वो कीजिए। तो प्रतिफल का निर्माण होगा कब? प्रतिफल कार्य को करने से प्रवृत्त अथवा कार्य को करने या करने से प्रवृत्त रहने के वचन के रूप को होता है। अर्थात वचनदाता के वचन के बदले में वचन ग्रहीता कोई कार्य किया है। क्या प्रतिफल कब आएगा? ऐसे थोड़ी आएगा कि हमने आपसे कह दिया बस हो गया। जब प्रतिफल तभी उत्पन्न होगा जब दोनों तार एक दूसरे से बंध जाएंगे। जब मैं वचन दिया और आप उसको स्वीकार कर लिए, मैंने ऑफर दिया और आप बन गए ऑफरी, तो ऑफरी आप कब बने? जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप ऑफरी बनेंगे ही नहीं। एक्सेप्टेंस आप कब बनेंगे? तब बनेंगे जब आप एक्सेप्टेंस करेंगे, मैं प्रपोजल ही रह जाऊंगा। तो जब प्रपोजल क्या होता है, एक एक्सेप्टेंस बन जाता है, तो दो चीजों का आता है। हिंदी वाले समझें कि वह एक वचन का निर्माण करता है, और कुछ और इंग्लिश वाले भी समझें तो वो ये जाने कि भैया, हिंदी वाले भी समझें कि प्रतिफल का भी निर्माण करता है, और ये भी समझें इंग्लिश वाले भी कि भैया कंसिडरेशन का भी निर्माण वो करता है। अथवा किसी कार्य को करने या प्रवृत्त रहने का दिया गया जो वचन है, वह कार्य या प्रवृत्त वचन का प्रतिफल होगा। यानी हमने आपसे किसी कार्य को करने के लिए कहा, तो जो मैंने कहा, जो मेरे मुख से वाणी निकली, वह क्या होगा? जो कार्य आप करेंगे, उस कार्य के वचन का क्या होगा? उसका प्रतिफल होगा। तो आप लोग शब्दों को थोड़ा सा पकड़िए, तो आप लोग ये समझ जाएंगे कि प्रतिफल एक्चुअली होता क्या है। मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी कार आपको 5 लाख रुपए में बेचूंगा, तो बेचूंगा कार बेचूंगा। किसको बेचूंगा? आपको। मैंने पत्र लिखा, आपने उसको स्वीकार कर लिया, तो 3 चीजें तो बन गई। एक तो बन गया जो है वो प्रस्ताव, एक बन गया ऑफर, दोनों मिलकर के एक निर्माण हो गया वचन का। किस वचन का? कार खरीदने और मेरे हिसाब से बेचने का। प्रतिफल क्या हुआ? अरे भाई 5 लाख रुपया हुआ, 5 लाख रुपए में वो गाड़ी खरीदी जा रही है, तो वही प्रतिफल हुआ। तो किसी कार्य को करने के लिए या उस कार्य को प्रवृत्त होने के लिए मैंने आपसे कहा, तो उस कार्य को करने के लिए जो वचन होगा, वही वचन उसका क्या होगा? प्रतिफल होगा, बशर्ते कि वह वचनदाता की इच्छा पर, उसकी स्वेच्छा पूर्वक किया गया हो। बशर्ते जो प्रपोजल करता है, जो प्रपोजल कर रहा है, उसकी इच्छा पर किया गया हो। अगर उसने शर्त कोई लिखी है, तो शर्तों को मानते हुए किया गया हो। ये भी हो सकता है कि वचनदाता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा पर किया गया है, तो विधिक प्रतिफल वह नहीं होगा। मान लीजिए उसी में कोई तीसरा व्यक्ति घुस जाता है, कोई अन्य व्यक्ति आ जाता है, और उसकी इच्छा पर आप उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो वो प्रतिफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिफल की दशा में जो वचनदाता है, उसकी इच्छा पर, यानी कि प्रपोजल करता, ऑफर के ऊपर, ऑफर की इच्छा पर जो है वो स्वीकार होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर किया जाना आवश्यक है। कंसिडरेशन जो है वो
जो ऑफर करता है उसके नियमों पर होना आवश्यक है। हाँ, लेकिन यह भी आवश्यक नहीं कि वचनदाता को कोई व्यक्तिगत लाभ पहुंच रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्तिगत लाभ पहुंच रहा हो उसको। नहीं होना चाहिए, बताइए। बोलते भी नहीं आप लोग। एक आध बार जब मैं कुछ पूछे, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मुझे 5 लाख रुपए में मैं आपको कार बेच रहा हूं तो मुझे तो लाभ हो रहा है, तो क्या अगर मुझे लाभ हो रहा है 5 लाख रुपए का कार, हो सकता है 5 लाख रुपए में कार 4 लाख की कार हो, 1 लाख रुपए का मुझे लाभ हो रहा हो, तो क्या 5 लाख रुपया प्रतिफल का रूप लेगा? अरे भाई हाँ लेगा। थोड़ा सा आप लोगों को इधर उधर जी कंफ्यूज करो तब भी आप लोग नहीं समझते हो। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। जी सर। होगा, हाँ क्यों होगा? लगातार। क्योंकि आपने हमारी जो इच्छा थी, आपने उस इच्छा को माना है। आपने कहा है कि हाँ ठीक है सर, मैं 5 लाख रुपए में आपकी कार को खरीदूंगा। वचनदाता की इच्छा पर किया गया कार्य पर्याप्त कंसिडरेशन माना जाता है। यानी कि जो ऑफर हुआ है उस ऑफर की जो इच्छा है, जो शर्तें हैं, उन शर्तों के आधार पर यदि कंसिडरेशन उसको एक्सेप्टेंस किया गया है तो वहां पे वह प्रतिफल माना जाता है। अब भले ही उसमें कोई वचनदाता की उसका लाभ हो रहा हो या ना हो रहा हो, मैं 5 लाख रुपए में आपकी अपनी कार आपको बेच रहा हूं, चाहे मैं लाभ में हूं चाहे हानि में हूं, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने अगर 5 लाख रुपए की शर्त रखी है और 5 लाख रुपए पे आप तैयार हो गए तो वह 5 लाख रुपया प्रतिफल का रूप ले लेगा। क्यों? क्योंकि वह किसी कार्य को करने के लिए किया जा रहा है। तो किसी कार्य को करने के लिए किया गया जो वचन है वो क्या है? 5 लाख रुपया है, तो वो बन गया प्रतिफल। और कार्य क्या हुआ? कार को खरीदने का कार्य हुआ। ठीक है। खैराती अंशदान, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, चैरिटी को, ट्रस्ट को अगर कोई प्रकार का आप कंट्रीब्यूशन देते हैं तो यह प्रश्न उठता है कि क्या ऐसी स्थिति में प्रतिफल होता है और वचन बंधनकारी होता है। तो एक केस के माध्यम से समझाया है लेखक ने। अब्दुल अजीज वर्सेस मासूम अली के वाद में, अब्दुल अजीज बनाम मासूम अली के वाद में मस्जिद की मरम्मत के लिए एक व्यक्ति 500 रुपए चंदा के रूप में देने के लिए कहा। उसने कहा, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही समझने वाली चीज है। अब्दुल अजीज बनाम मासूम अली के वाद में मस्जिद की मरम्मत के लिए एक व्यक्ति ने 500 रुपए चंदा के रूप में देने के लिए कहा। अब्दुल अजीज वाले मामले में क्या हुआ कि मस्जिद की मरम्मत के लिए एक व्यक्ति ने कहा कि भाई मस्जिद की मरम्मत करवानी है तो चलो मैं 500 रुपए का चंदा दूंगा, 500 रुपए का चंदा दूंगा। मस्जिद के मरम्मत हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया, मस्जिद के मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि चंदा देने का वचन प्रतिफल रहित था और परिणाम स्वरूप वह बंधनकारी नहीं होगा। तो 500 रुपया देकर के काम क्या होना था? मस्जिद की मरम्मत होनी थी, लेकिन मस्जिद की मरम्मत हुई नहीं। तो मस्जिद का मरम्मत का जो कार्य है वो क्या था? वह एक कार्य था, और जब वो कार्य होता तो उस पर वो 500 रुपया का जो रुपया है वो एक प्रतिफल बनता, कंसिडरेशन बनता। तो 500 रुपया उस पर कंसिडरेशन प्रतिफल इसलिए नहीं बना क्योंकि 500 रुपया चंदा तो दिया, लेकिन जो काम होना था मस्जिद निर्माण का, मरम्मत होना था, वो तो मरम्मत हुआ नहीं। तो न्यायालय ने कहा कि ऐसा वचन प्रतिफल रहित था और परिणाम स्वरूप यह बंधनकारी नहीं था। केदारनाथ बनाम गोरी मोहम्मद, एक तो ये केस था। देखिए कि आप गए और चंदा मांगे, और चंदा मांगने के बाद आपने क्या किया? मस्जिद का निर्माण होना था, बहाना किया कि आपने जाकर के चंदा मांगा कि भाई चंदा लगा है दे दो, मस्जिद की मरम्मत करवानी है। उसने चंदा दे दिया, आप आए मरम्मत करवाए ही नहीं, तो फिर वो न्यायालय पहुंच गया। तो न्यायालय कहेगा कि देखिए यहां वचन का प्रतिफल रहित था, यहां जो वचन था उसका कार्य हुआ नहीं, इसलिए प्रतिफल हुआ नहीं, परिणाम स्वरूप बंधनकारी संविदा का निर्माण हुआ ही नहीं।
तो केदारनाथ बनाम गोरी मोहम्मद के बाद में गोरी मोहम्मद ने हावड़ा में टाउन हॉल के निर्माण के लिए 100 रुपए चंदा रूप में देने का वचन दिया। केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद के बाद में गौरी मोहम्मद ने हावड़ा टाउन के निर्माण के लिए 100 रुपए का चंदा देने का वचन दिया, परंतु बाद में देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि ठीक है, जो हावड़ा टाउन बनना है उसके निर्माण के लिए मैं 100 रुपया चंदा दूंगी, लेकिन फिर उसने चंदा देने से मना कर दिया। वायदा किए गए चंदों के आधार पर टाउन हॉल निर्माण हेतु ठेकेदार ने संविदा की और निर्माण का कार्य सौंप दिया। और गोरी मोहम्मद को इन समस्त बातों का ज्ञान था, तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि विश्वास रखते हुए और उसके आधार पर ठेकेदार ने संविदा करना और उस निर्माण कार्य सौंपना या दायित्व उपगत करना गोरी मोहम्मद के वचन के लिए पर्याप्त प्रतिफल था, और परिणाम स्वरूप वचन गोरी मोहम्मद बंधनकारी होंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं हावड़ा टाउन निर्माण के लिए 100 रुपए का चंदा दूंगी, अपना वचन दिया, लिखित मान लीजिए दे दिया, परंतु बाद में उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो अगर बना ही नहीं, निर्माण हुआ ही नहीं, तब तो वो बच जाएंगी। लेकिन अगर टाउन हॉल का निर्माण हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, ठेकेदार को ठेका दे दिया गया, तो चाहे तो न्यायालय जाकर के उनसे जबरदस्ती वो पैसा मांगा जा सकता है। सुनिए, आपने कहा था कि 1000 रुपए में चंदा दूंगी, अब फिर देखिए ये टाउन हॉल बन रहा है, आप 1000 रुपए दीजिए, तो न्यायालय कहता है कि यह प्रतिफल था। क्या? जो काम हो रहा था टाउन हॉल का, जो निर्माण बनाया जा रहा था, नया निर्माण हो रहा था, वो उसका क्या था? प्रतिफल था। और किस आधार पर हो रहा था? 100 रुपया चंदा या और लोगों के चंदे के आधार पर हो रहा था। तो संविदा का निर्माण हो गया था क्योंकि आपने कहा था कि अगर ये काम होगा तो मैं इतना रुपया दूंगी, तो जब टाउन हॉल बनेगा तो मैं 1000 रुपया दूंगी। तो टाउन हॉल बना तो आप मना कर रही हैं, तब आपके ऊपर केस चलेगा। उक्त वाद में वचन के आधार पर मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया और परिणाम स्वरूप वचन प्रतिफल होने के कारण बंधनकारी नहीं माना जाएगा। हां, यदि ऐसी कोई बात आ जाए कि उसने कहा कि मैं 100 रुपया चंदा दूंगी और फिर उसने चंदा नहीं दिया, लेकिन टाउन हॉल का निर्माण भी नहीं हुआ, तो ऐसे में बिना प्रतिफल के भी जो है वो बंधनकारी नहीं मानी जाएगी। वह जो बात होगी वह न्यायालय के समक्ष नहीं जा पाएगी। प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर दिया गया होना चाहिए। वो कहते हैं कि प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर दिया जाना चाहिए। हाँ, यदि मैं आपसे कोई इच्छा कह रहा हूं, मैंने कोई बात कह रहा हूं, यानी कि मैं अपनी इच्छा दे रहा हूं, तो आपको मेरी इच्छा पर होकर ही अपने प्रतिक्रिया करनी चाहिए। और यदि वचनदाता की इच्छा पर नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा पर किया गया है, तो वो विधिक प्रतिफल नहीं होगा। यानी मेरे आपकी बात हुई और मैं तीसरे किसी की बात पर आपने उसका निर्माण कर लिया, तो यह विधिक प्रतिफल नहीं होगा। दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव के वाद में क्या हुआ? वादी जिले के कलेक्टर की इच्छा पर बाजार का निर्माण किया। वादी ने जिले के कलेक्टर की इच्छा पर बाजार का निर्माण किया। प्रतिवादी उक्त बाजार में एक दुकान लिया और वचन दिया कि उसके द्वारा जो बाजार में वस्तुएं उस बाजार में बेची जाएंगी उसका कमीशन वो देगा, परंतु प्रतिवादी ने उक्त कमीशन नहीं दिया, तो वादी ने उक्त कमीशन के लिए प्रतिवादी के विरुद्ध न्यायालय में गुहार लगाई। तो वादी द्वारा बाजार का निर्माण प्रतिवादी के वचन के लिए प्रतिफल था, परंतु बाजार का निर्माण प्रतिवादी की इच्छा पर हुआ नहीं बल्कि कलेक्टर की इच्छा पर किया गया था। तो परिणाम स्वरूप यह विधिक प्रतिफल नहीं था और कमीशन देने का उक्त वचन प्रतिवादी को बंधनकारी नहीं होगा। एक बार आप लोग इसको फोटो खींच लीजिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये जबरदस्त चीज है। दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव के केस में क्या हुआ? वादी ने जिले कलेक्टर की इच्छा पर, वादी कौन था? यानी मैं था, मान लो मैंने जिला कलेक्टर जो थे उनकी इच्छा पर एक बाजार का निर्माण किया। अब प्रतिवादी यानी कलेक्टर साहब नहीं, आपने
उस बाजार में एक दुकान लिया और आपने कहा कि उसमें जो वस्तुएं बिकेंगी उसका कमीशन मैं जो है दूंगा, बट आपने क्या किया, उसका कमीशन नहीं दिया। तो मैं जो है वो न्यायालय के पास गया। मैंने न्यायालय से कहा कि हमने कलेक्टर साहब के आदेश पर ये जो है बाजार बनाई और इन्होंने रूम भाड़े पर लिया, लेकिन उसका फिर ये कमीशन देने की बात हुई थी, कमीशन नहीं दे रहे हैं। फिर प्रतिवादी के विरुद्ध हमने वाद न्यायालय में कर दिया कि वादी द्वारा बाजार का निर्माण प्रतिवादी के वचन के लिए प्रतिफल था, परंतु बाजार का निर्माण प्रतिवादी की इच्छा पर नहीं बल्कि कलेक्टर की इच्छा पर किया गया था। तो न्यायालय कहा कि भाई यहां पे प्रतिफल है ही नहीं, ये विधिक प्रतिफल नहीं हुआ और कमीशन देने के लिए उक्त वचन प्रतिवादी बंधनकारी नहीं होगा। वो कहा कि वे बंधनकारी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ध्यान दीजिए, मैं वादी हूं, मैंने कलेक्टर साहब की इच्छा पर मैंने बाजार में निर्माण करवाई और आप एक प्रतिवादी हैं, आप तीसरे व्यक्ति हैं। आपने बाजार में आकर के दुकान लिया और कहा कि मैं वस्तुएं जो है जो बेचूंगा उसका कमीशन दूंगा, फिर आप नहीं दिए कमीशन तो मैं न्यायालय चला गया। तो फिर न्यायालय ने कहा कि जो बातचीत हुई थी वादी की यानी मेरी, कलेक्टर के साथ बातचीत हुई थी। हाँ, क्या हुआ? कि वादी द्वारा बाजार का निर्माण प्रतिवादी के वचन के लिए प्रतिफल था, परंतु बाजार का निर्माण प्रतिवादी की इच्छा पर नहीं बल्कि कलेक्टर की इच्छा पर किया गया था। तो अर्थ यह निकलता है कि यह विधिक प्रतिफल नहीं था और वह कमीशन देने के लिए बंधनकारी नहीं होगा। एक और बात हुई थी कि प्रतिफल वचन ग्रहीता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। क्या कोई तीसरा व्यक्ति आकर के जो है बीच में वो कर सकता है? तो भारतीय विधि में प्रतिफल वचन ग्रहीता द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। इंडियन पॉलिसी में वो कहता है कि प्रतिफल वचन ग्रहीता द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है, परंतु अंग्रेजी विधि में प्रतिफल केवल वचन ग्रहीता द्वारा ही दिया जाना चाहिए। परिणाम स्वरूप वचन ग्रहीता से भिन्न व्यक्ति द्वारा दिया गया प्रतिफल विधिमान्य नहीं होता। अंग्रेजी में ये नियम है कि जिन लोगों की बीच में संविदा हो रही है उसमें से ही कोई जो है वो प्रतिफल जो है वो दे सकता है, लेकिन भारत में है कि कोई तीसरा व्यक्ति भी दे सकता है। वो ऐसे है कि जैसे मान लीजिए कि बाप ने दामाद से कहा कि ये तुम मेरी बेटी से शादी करोगे तो मैं 5,000 रुपए तुम्हें दहेज दूंगा। तो शादी किसके किसके बीच हो रही है? लड़की के और लड़के के। पैसा कौन दे रहा है? पिता दे रहे हैं। किसको? अपने दामाद को। तो 3 लोग इसमें शामिल हो गए। तो तीसरा व्यक्ति यानी शादी तो हो रही है पति और पत्नी के बीच में, लेकिन पैसा दे रहा है ससुरा। तो देखते हैं, चिन्नैया बनाम रमैया प्रतिवादी को मां ने उसे संपत्ति दान के निर्देश के साथ दिया। चिन्नैया बनाम रमैया में प्रतिवादी को मां ने उसे संपत्ति दान में निर्देश के साथ दिया कि वह उसके भाई यानी वादी को 635 रुपए हर साल जो है वो दिया करेंगी। और उसी दिन प्रतिवादी ने मां के भाई दादी से करार किया कि वह मां के निर्देशानुसार 635 रुपए वार्षिकी देती रहेंगी, परंतु उसने इसका पालन नहीं किया। संविदा को प्रवर्तित कराने हेतु न्यायालय में वाद संस्थित किया। आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ें, जरा लैपटॉप को मैं चार्जिंग लगा, थोड़ा सा इसको पढ़िए, ये पढ़िए थोड़ा, ये भी मजेदार है, अभी सीखने को ही मिलेगा। पढ़िए, आप लोग अपने से थोड़ा सेल्फ स्टडी कर लीजिए।
आप लोग बोलेंगे कि मैं बोलूं? हेलो सर, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए हम ही बोलते हैं। चिन्नैया बनाम रमैया। प्रतिवादी को मां ने उसे उसकी संपत्ति दान के निर्देश दिए, या सॉरी, उसने संपत्ति जो है वो दान के साथ दी। एक मां थी, उसने किसी दूसरे व्यक्ति को, यानी उस अपने बेटे को, आप प्रतिवादी की मां है ना, तो उसका बेटा हो गया। मां ने अपने बेटे को एक संपत्ति दान के रूप में दी और कहा कि यार ऐसा देखो, हम तुम्हें अपनी पूरी संपत्ति दे रहे हैं, लेकिन तुम 635 रुपया महीने के हिसाब से अपने भाई को जो है पैसे देते रहना। और उसी दिन प्रतिवादी ने मां के भाई वादी से करार किया। प्रतिवादी कौन था? उसका बेटा। उसने मां के भाई यानी अपने मामा से यह करार किया कि वह मां के निर्देशानुसार 635 रुपया वार्षिकी देती रहेगी, परंतु उसने इसका पालन नहीं किया। वो पैसा दिया लेकिन फिर बाद में बंद कर दिया। तो संविदा को प्रवर्तित कराने के लिए न्यायालय में वाद चलाया गया। तो प्रतिवादी ने यह तर्क दिया कि उसने वादी के साथ जो करार किया था उसके लिए प्रतिफल वादी ने नहीं दिया था, परिणाम स्वरूप वचन बंधनकारी नहीं था। तो न्यायालय ने इस आधार पर वचन को बंधनकारी घोषित कर दिया कि वादी और प्रतिवादी के मध्य हुई संविदा के लिए प्रतिफल प्रतिवादी की मां ने उसे संपत्ति दान के रूप में देकर किया था। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि संविदा सिर्फ दो ही पक्षकारों के बीच में होगी। हाँ ठीक है, दो से अधिक के, हमेशा कहा गया है कि दो या दो से अधिक के बीच में होगी। तो संविदा क्या तृतीय पक्षकार? हाँ, तृतीय पक्षकार भी लाया जा सकता है। कैसे? कि प्रतिवादी का यह तर्क था कि उसके वादी ने जो करार किया उसके लिए प्रतिफल वादी ने नहीं दिया, परिणाम स्वरूप बंधनकारी संविदा का निर्माण नहीं हुआ। तो न्यायालय ने कहा देखो ऐसा है कि वचन बंधनकारी घोषित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वादी और प्रतिवादी के मध्य संविदा के लिए जो प्रतिफल था वो उसकी मां के द्वारा दिया गया, अतः संविदा का निर्माण जो है वो हो जाएगा। परंतु न्यायालय ने अन्य आधार पर वचन को बंधनकारी घोषित किया। न्यायाधीश इनेस उनका नाम था। न्यायाधीश ने इनेस के अनुसार वादी ने अपनी बहन प्रतिवादी की मां को वार्षिकी की रकम संपत्ति प्रतिवादी को दान में दिए जाने के पूर्व से ही प्राप्त कर रहा था, और संपत्ति दान के रूप में प्रतिवादी को दिए जाने पर भी उसे वार्षिकी की रकम दिए जाने की शर्त लगाई गई और प्रतिवादी ने उसके प्रति अपनी सहमति दे दी। प्रतिवादी द्वारा अपने वचन का पालन न करने का परिणाम यह होता है कि जो वार्षिकी की रकम उसे मिल रही थी वह ना मिलती, अर्थात वादी को हानि होती, और यहां हानि प्रतिवादी के वचन के लिए क्या था? प्रतिफल था। आप लोग इसका फोटो खींच लीजिए, मैं बता रहा हूँ, फोटो खींच लीजिए, इंपॉर्टेंट अपने से पढ़िएगा, क्योंकि मैं टीचर की तरह पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर देकर चला जाऊंगा, लेकिन आप लोग फोटो खींच लीजिए। तो न्यायाधीश कैंडरसेल ने भी वचन को प्रतिवादी पर बंधनकारी बतलाया, परंतु दूसरे आधार पर कैंडरसले के अनुसार, ये भी एक जज थे, इनके अनुसार प्रतिवादी को संपत्ति का दान और प्रतिवादी द्वारा वार्षिकी देने पर वचन दोनों एक ही समय पर की गई थी, दोनों एक ही समव्यवहार का भाग थी, और प्रतिवादी द्वारा वार्षिकी देने के वचन के लिए उसको किया गया संपत्ति का दान प्रतिफल था, परिणाम स्वरूप बंधनकारी था। चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं।